देखें, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, दिस इज आवर न्यू सब्जेक्ट. So first of all, let us know that what is history in general. Okay, so anybody, any idea what is history? Study about past. Anyone else? Any new definition you have about what is history? तो मुगल्स ने अच्छा अच्छा किया है. ओके, और कुछ? ओके, देखें. हाँ, ठीक है. देखिए, हिस्ट्री मीन्स व्हाट. We are talking about the history of human being actually. Okay, so since the human being existed on earth, from that time period till now, there are a lot of changes occurs in the world, in India, in Chhattisgarh also. Okay, this changes in the form of geographical changes, social changes, economical changes, religious changes, political changes. Okay, but still, apart from this all kind of changes, the human being is still surviving. So what does it mean? It means that the human being adapted himself according to the change. Okay, so it is very simple. The history means what? History means the continuity with the change. One line definition. ओके, जो आपने कहा वो आज तक आपने जो सुना, जो समझा, वही कहा. ये स्कूल लेवल का आंसर था. अब आपको एक CGPSC एस्पिरेंट के हिसाब से सोचना है. ठीक है, तो अब से कोई आपको पूछे व्हाट इज हिस्ट्री, देन देयर इज वन लाइन आंसर, दैट द कंटिन्यूटी विद द चेंज. कंटिन्यूटी मीन्स कि कैसे इसने अपने आप को उस चेंज के अकॉर्डिंग ढाला, एडाप्ट किया अपने आप को. अनुकूलन जो एक थ्योरी होती है ना, एडाप्टेशन पॉलिसी, ठीक, थ्योरी, सॉरी. तो जैसे आप डायनासोर के बारे में सुनते हैं कि कभी इन द वर्ल्ड डायनासोर हुआ करते थे, अ बिग जाइंट एनिमल, बट नॉट एट प्रेजेंट. ओके, व्हाई? क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाया. एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट नहीं कर पाया, वो अनुकूलन नहीं बना पाया. ओके, इसलिए वो आज सर्वाइव नहीं करता है ना. लेकिन ह्यूमन बीइंग ये सर्वाइव आज भी कर रहा है. सो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाउ ही सर्वाइव्ड, हाउ ही सर्वाइविंग राइट नाउ. आई बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री. इज दिस क्लियर? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है. व्हाट इज हिस्ट्री? Okay, the continuity with the change. What are the changes we are talking about?
जियोग्राफिकल चेंजेस, सोशली क्या चेंज आया, रिलीजियस चेंज क्या रहा, इकोनॉमिकल चेंजेस, political changes. These are the changes. Okay. Political means like एक सिंपल सच चीज कि भाई पहले हम पढ़ते थे कि मोनार्की हुआ करती थी, राजतंत्र हुआ करता था, राजाओं का शासन हुआ करता था, है ना। ठीक। अभी है क्या, अभी लोकतंत्र है, अभी डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकल चेंज आया। ठीक। रिलीजियस की बात करोगे तो जैसे आपने इंडियन हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो मैं एग्जांपल ले लूँ वहाँ से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रहा था, द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ इंडिया ऑल्सो, अराउंड 5000 ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ, तो उस टाइम पे द पीपल यूज टू वर्शिप द एलिमेंट्स ऑफ नेचर ओनली। ओके, कि नदी की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, सन की पूजा कर रहे हैं। ओके, ये होता था, नेचर के एलिमेंट्स की पूजा करते थे बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू नेचर। ओके, सो नेचर का वो हिस्सा जो उनकी हेल्प करता था उनके डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, वो उसकी पूजा करते थे। क्लियर। फिर जैसे हम वैदिक एज में पहुंचे, तो वैदिक एज में जब पहुंचे तो वैदिक एज का जो फर्स्ट पार्ट रहा वहाँ पे फिर उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आ गए, जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव आ गए कि हाँ भाई नहीं, पहले जल की पूजा करते थे, अब जल का एक देवता होता है वरुण देव, उसकी पूजा करेंगे। आग की पूजा करते थे, आग का एक देवता होता है अग्निदेव, उसकी पूजा करेंगे। समझ रहे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा लिया कि उसकी पूजा करनी है। फिर जो वैदिक काल का सेकंड हाफ रहा, पोस्ट वैदिक एज, बिटवीन 1000 टू 600 एडी, सॉरी बीसी, उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि ये जितने भी देवी देवता हैं सब लिस्ट में नीचे आ गए और ऊपर आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति, अब इनकी पूजा करेंगे। ये सब क्या है, ये सब चेंजेस आ रहे हैं, रिलीजियस चेंज आ रहा है। ओके, पहले कोई ऐसे विश नहीं होती थी, कामना नहीं होती थी कि हाँ भाई ये चाहिए वो चाहिए इसलिए पूजा कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वैसा कुछ खास नहीं। प्री वैदिक एज में देवताओं की जब पूजा करें तो बोले कि देवताओं को प्रसन्न करना है इसलिए पूजा करेंगे। ठीक है। और कुछ वर्ल्डली जो उनकी विशेष होती थी कि संसार में हमको ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसके लिए। पोस्ट वैदिक एज में जब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने लगे तो वहां पे नॉन वर्ल्डली थिंग्स आ गई कि नहीं हमको साल्वेशन चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, हम सोल की बात करने लगे, हम फ्रीडम ऑफ सोल की बात करने लगे। ये सब पारलौकिक चीजें आ गई, आउट ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे बात, ये सब चीजें चेंज आई, कॉन्सेप्ट में चेंज आया। ठीक। इकोनॉमिकल चेंजेस, पहले इकोनॉमिकल मीन्स व्हाट, द मोड ऑफ अर्निंग, सिंपल सी बात है ना। देखो बेटा, एकदम जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का इतिहास चालू करेंगे लेकिन टाइम है अभी, पहले इतिहास क्या है वो तो समझ लो। ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट में जाएंगे। ओके, तो इकोनॉमिकल चेंजेस मीन्स व्हाट, द मोड ऑफ अर्निंग। ओके, हाउ दे डू व्हाट दे डू फॉर लाइवलीहुड पर्पस। ओके, तो पहले वो एनिमल हस्बेंड्री करते थे, है ना। धीरे से फिर वो फार्मिंग करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, फिर धीरे से जो है बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट की, है कि नहीं, इंडस्ट्रीज आए, तो इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर। सोशल चेंज, सोशल चेंज, सोशल का मतलब ये होता है कि उस सोसाइटी में, उस समाज में कौन से क्लासेस के लोग रहते हैं। ओके, हाउ दे आर क्लासिफाइड द सोसाइटी पीपल्स। ओके, तो इनिशियली तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर हमको कैटेगरी नहीं मिलता है सोसाइटी का। फिर वैदिक एज में आते हैं तो वर्ण सिस्टम आ गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब आ गए। ठीक। फिर उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी ये हुआ कि इनिशियली दिस वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द कर्मा ओनली, व्हाट दे डू अकॉर्डिंग टू देयर वर्ण इज डिसाइडेड।
कि अगर वो एजुकेशन का काम कर रहा है, शिक्षा का काम कर रहा है, तो ब्राह्मण है। डजेंट मैटर कि वो शूद्र फैमिली में जन्म लिया है, क्षत्रिय में जन्म लिया है, वैश्य में जन्म लिया है, अकॉर्डिंग टू दियर कर्मा। अगर कोई शूद्र फैमिली में भी जन्म लिया हो बट इज डूइंग वर्क ऑफ एजुकेशन, तो फिर वो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, ये माना जाता था। कर्मा बेस्ड था, इक्वालिटी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। ओके, बट लेटर ऑन इन द पोस्ट वैदिक एज जब हम जाते हैं, तो वैदिक एज के लास्ट हाफ में ये कर्मा बेस्ड से क्या हो गया, बर्थ बेस्ड हो गया, फैमिली बेस्ड हो गया, कास्ट बेस्ड हो गया। क्लियर है? तो मतलब कि ठप्पा लग गया कि ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है तो इसका काम एजुकेशन करना है, कुछ और नहीं करेगा। शूद्र फैमिली में जन्म लिया है तो उसका काम, शूद्र मतलब सर्विस करना, सेवा करना दूसरों की, वही काम है। अब वो एजुकेशन का काम नहीं कर सकता, वो ठप्पा लग गया, वही तुझे करना है, इसी फैमिली में तूने जन्म लिया है। तो इसमें फिर क्या हुआ, अब इक्वलिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिल ही नहीं रही है, तो कहाँ से इक्वलिटी रहेगी, है ना? तो पहले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक साथ थे, नाउ दे आर डिफरेंस इन डिफरेंट लेवल्स। ओके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्लियर है? इनइक्वालिटी आ गई वहाँ पे। ओके, तो दीज आर द चेंजेस सोशली। ज्योग्राफिकल चेंजेस वेरी सिंपल, ठीक है। पहले हम एक अखंड भारत की बात करते थे, है कि नहीं? अखंड भारत, जिसमें आज का आप मान के चलो, इधर बर्मा म्यांमार हो गया, इंडिया नेपाल भूटान, हाँ इस तरफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें पूरा एक जियोग्राफिकल रीजन था, है ना? और एट प्रेजेंट ये सब चीज़ें हट चुकी हैं, पड़ोसी देश बन गए हैं, तो जियोग्राफिकल चेंज तो आया है। समझे कि नहीं बात को? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन है एंशियंट, वो पहले इंडिया के केवल नॉर्थ वेस्ट में ही एक्सटेंडेड था। देन आईबीसी के बाद जो है आर्य आए, when the Aryans came, they developed their own civilization. So Aryans extended up to till the north to south in India. फैलते चले गए इस तरीके से, पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, सब चीज़ें होती चली। तो जियोग्राफिकल चेंजेस तो कंटिन्यू होते ही रहते हैं। ओके, सो दीज आर द चेंजेस। बट ये सब चेंजेस के बावजूद द ह्यूमन बीइंग मेंटेन्स इट्स कंटिन्यूटी, मीन्स वो सर्वाइव करता रहा और स्टिल ही इज सर्वाइविंग। ओके, so this is history, the continuity with the change, कि परिवर्तन के साथ कैसे उसने निरंतरता बनाए रखी, ये कहलाता है इतिहास। समझ गए? ठीक है, हाँ। तो अब से हमको जब पूछे कोई व्हाट इज हिस्ट्री, तो हमको थोड़ा सा स्पेसिफिक और टेक्निकल जवाब देना है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये तो बहुत जनरल हो जाता है ना कि भाई हाँ ठीक है, जो पास्ट में हुआ वही हिस्ट्री। ओके, ठीक। सभी को वैसे ही आ रही है क्या? अच्छा, ठीक, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। समझ में तो आया ना व्हाट इज हिस्ट्री? अब बताइए। अभी ठीक आ रही है? हाँ, ठीक, ओके। Okay, so what is history? We have the answer now, but now the second question arises here: how to know about history? So how to know? कैसे जाने हिस्ट्री के बारे में? Means what? Means sources. Okay, है ना? If we have to know about something, then we need sources. Okay, मैं थोड़ा तेज बोल के देखता हूँ, शायद आ जाए, है ना? How to know about the history means, if we have to know about the history, we need sources. Okay, what we need? Sources. Sources means the source of information. Okay, है ना? The sources means which gives the information about history. Clear? So we have three different sources
which tells about history. Okay, number one is most important, archaeological sources. क्या है? Archaeological sources. Then number two we have is literary sources. Okay, and number three we have is foreigners account. ओके, अभी ठीक आ रही है थोड़ी? हाँ ठीक. ओके, सो archaeological sources, the sources or the findings we found from any kind of excavation. ओके, खुदाई से जो हमको मिले, like the objects, used by the people of the past time, ancient time, during any kind of ancient civilization, like Indus Valley civilization है, तो उस टाइम पे जो लोग थे, the Indus people, what they used, like utensils, okay, कोई टॉय जो हमको मिले हैं, उनके कुछ स्टोन टूल्स या कोई औजार जो हमको मिल गए, आई बात समझ में, है ना? कहीं से कोई कॉम मिल गया, कंघी वगैरह, ये सब चीजें, ये सब किस में आएंगी? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएंगी. ओके, कॉइन्स, कॉइन्स आर आल्सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स. ओके, suppose we have found the coin of Samudragupta. Okay, so समुद्रगुप्त का जो कॉइन है उसमें हमको क्या मिलता है? तो समुद्रगुप्त का जो कॉइन है उसमें वन साइड द पिक्चर ऑफ समुद्रगुप्त, राजा समुद्रगुप्त, इज एनक्रिप्टेड with the sword, and another side of the coin the picture of king with the veena, it is encrypted. So it gives the information about Samudragupta that the king was very much fond of music, or we can say he used to play वीणा, क्योंकि वीणा के साथ पिक्चर दिखाया गया है. लेकिन साथ ही स्वॉर्ड के साथ है, मीन्स व्हाट? इससे यह भी हम मतलब निकाल सकते हैं कि ही वॉज एक्सपर्ट इन स्वॉर्ड ऑल्सो, एंड मे बी ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ हिज एज. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमको सिर्फ उस एक क्वाइन से मिल गई जिसने समुद्रगुप्त के बारे में बता दिया, है कि नहीं? तो ये समुद्रगुप्त का हिस्ट्री हमको पता चल गया. ओके, so this is how the coins issued by different kings in different era are the sources of information about history. So the coins are considered as the archaeological sources. Clear everyone? Okay, ठीक. Manuscripts, rock edicts, or we can say inscriptions, ओके, ये सब क्या है? ये सब आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं. सपोज we have found the inscription of Ashoka. Okay, there is one inscription of Ashoka known as Kalinga inscription. Okay,
So Kalinga inscription we have found from Kaling region, presently Odisha. And it is mentioned in this inscription that 261 BC Ashoka fought this Kalinga war. ओके इस इंस्क्रिप्शन ने बताया कि वो 261 बीसी, एग्जैक्ट डेट हमको पता चल गया कि 261 बीसी में अशोक ने कलिंग वॉर किया था। तो कलिंग वॉर का जो हिस्ट्री है वो हमको इस एक इंस्क्रिप्शन से पता चल गया। किसने लड़ा था वो पता चल गया कि हाँ भाई सम्राट अशोक ने लड़ा था वर्सेस द किंग ऑफ कलिंगा अनंत पद्मनाभन। ये डिटेल हमको मिल गया कलिंग इंस्क्रिप्शन से। ओके है ना। इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये रॉक इंस्क्रिप्शन अगर बोला जाए मतलब ये कि पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ, पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ। सो इन एंशिएंट टाइम द किंग एक्चुअली यूज्ड टू राइट समथिंग ऑन द रॉक्स, क्योंकि पत्थरों पे लिखा हुआ हजारों साल तक सेफ रहता है, जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो पुराने टाइम पे पत्थरों पे ही लिखवा देते थे, एनग्रेव्ड करवा दिया जाता था। चाहे वो राजा की कोई पॉलिसी हो, है ना, राजा ने अपना कुछ टाइटल एक्वायर किया तो अपने टाइटल लिखवा दिया, उसको फिर अपने लोगों के बीच में कहीं पर इंस्टॉल करवा दिया पत्थरों पे। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक। तो ये सब रॉक एडिक्ट्स है, इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हुआ करता था। कॉपर की एक शीट होती थी, है ना, कॉपर प्लेट, और उसमें कुछ लिखवा देते थे, एनग्रेव्ड करवाना, एनक्रिप्ट करवाना। तो वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहलाता है। समझ रहे हो? वैसे ही एक होता है पिलर इंस्क्रिप्शन। तो वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दिल्ली के कुतुब मीनार के ठीक सामने आपका मेहरौली का जो है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो गुप्त रायन का है, गुप्त काल का, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी। तो एक तो वो गुप्त एज का इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा ये बता रहा है कि मेटल जो साइंस था उस समय कितना प्रोग्रेसिव था। समझ रहे हो कि आयरन पिलर है और ऊपर से ओपन स्काई के नीचे रखा हुआ है वो, लेकिन आज तक जंग नहीं लगी। समझ पा रहे बात? ठीक। तो ये सब वो पिलर इंस्क्रिप्शन से हमको पता चल रहा है। ओके। तो वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सब हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। समझ गए? ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो साथ में हम ये सब पढ़ते जाएंगे कि अच्छा ये डायनेस्टी है, ये रूलर है, इसका ये इंस्क्रिप्शन मिला है, यहाँ से मिला है। तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वही उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। समझ पा रहे बात को? ठीक। अदर देन दिस लाइक मॉन्यूमेंट्स, ओके, पैलेसेस, फोर्ट्स, ये सब क्या है? तो एंशिएंट टाइम पे जो भी उस समय के लोग रहे, राजा रहे, उन लोगों ने जो जारी किया, उन लोगों ने जो यूज किया, ठीक, वही सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के तौर पे कंसीडर की जाती है। क्लियर है एवरीवन? ओके, ठीक। अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो लिटरेरी सोर्सेस मीन्स व्हाट? मीन्स द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ और इन द रिटन फॉर्म। क्लियर है? जो हमको रिटन में मिल रहा है वो क्या है? लिटरेरी सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक्स, उसको हम लिटरेरी मानेंगे। रिटन फॉर्म में तो ये भी मिल रहा है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन है, वो आर्कियोलॉजिकल में आएगा। और द लिटरेरी सोर्सेस मीन्स बुक्स, द टेक्स्ट बुक्स। आई बात समझ में? Then different era there are different writers, poets in the different court of different kings. Okay, क्योंकि kings जो हैं usually they used to patronize this kind of artists or experts or the scholars in their court. Okay, like गुप्त एज में कालिदास हुए, समझे कि नहीं बात को? चंद्रगुप्त मौर्य, उनके कोर्ट में चाणक्य थे,
समझ रहे बात को? तो चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज एक आए, मेगस्थनीज की एक बुक इंडिका, ये इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो? तो ये मौर्य डायनेस्टी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, चाणक्य की अर्थशास्त्र, जो उन्होंने 321 बीसी में लिखा, समझ रहे हो? उसी चाणक्य की वजह से ही मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ है, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य वॉज स्टूडेंट ऑफ चाणक्य। चाणक्य ने ही सिखाया उसको तलवार चलाना, समझ रहे बात? तो जाहिर सी बात है, चाणक्य ने जो अपनी बुक लिखी है, उस बुक में कहीं ना कहीं पूरा आपका मौर्य इंफॉर्मेशन मिलेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो अर्थशास्त्र लिटरेरी सोर्स है, मेगस्थनीज की इंडिका लिटरेरी सोर्स है, समझ रहे बात? ओके। कालिदास रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, विक्रम उर्वशीयम, ये सब उनकी बुक्स हैं जो गुप्त टाइम पे उन्होंने लिखी हैं। तो ये सब क्या है? लिटरेरी सोर्सेस। बातें समझ में आई? क्लियर है? ओके। फिर फॉरेनर्स अकाउंट, फॉरेनर्स अकाउंट या कह लीजिए फॉरेनर्स डायरी, ट्रेवलॉग, history gives us information that there are number of travelers came to visit in India in different era. Okay, जैसे बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर्स के नाम सुनते ही हैं आप, फाहयान आया, इत्सिंग आया, वेनसांग आया, है कि नहीं? ऐसे कई सारे आए इन डिफरेंट एरा। तो जब भी वो आए, ड्यूरिंग देयर time period of journey, whatever they have seen, they experienced, they just write it on the diary, उनका अकाउंट, फॉरेनर्स अकाउंट। क्लियर है? सो दिस आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री, समझ रहे हैं? तो ये फॉरेन राइटर्स हो गए, मान के चलो आप, जो यहां आए विजिट करने के लिए, उन्होंने जो लिखा। ओके, सो ये भी आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुए। ये वो हैं जो इंडियन राइटर्स यहीं पर रह रहे हैं, जो यहां पे उन लोग लिख रहे हैं। लिटरेरी सोर्सेस, बोथ आर इन द रिटन फॉर्म, बोथ आर इन द बुक्स फॉर्म। क्लियर है? So these are the three different source of informations: archaeological sources, literary sources and okay, क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको? पक्का? ठीक है, तो फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दो क्वेश्चन है मेरे मन में जो आपको पूछना है। नंबर 1, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो which one among these two is more authentic, means which is close to the reality, closest to the reality? huh? Literary sources, okay. Foreigners account, foreigners account, okay. How many of you go with this literary sources? ओके, फॉरेनर्स अकाउंट, ओके, ठीक। रीजन बिहाइंड दिस लिटरेरी सोर्सेस? इसका क्या रीजन है?
Correct. Foreigners account. They are the visitors. They are the travelers. Okay. तो जहां पर बात यह आएगी कि भाई ये लिटरेरी सोर्स या इंडियन जो राइटर्स हैं दे आर इन द कोर्ट ऑफ द किंग. ओके. तो मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो कभी बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं. हमारा राजा ऐसा था, महान योद्धा था, ठीक, भले एक भी युद्ध न किया हो. बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके. फॉरेनर्स अकाउंट दे कांट बी बायस्ड. ओके. वो किसी एक के फेवर में नहीं लिखेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. वो एक विजिटर हैं, आउटसाइडर हैं, उनको आना है जाना है. ओके. बात समझ में आ रही है? तो कोई प्रेशर नहीं है. कोई राजा मुझे ऐसा बोल देगा मैं ऐसा लिखूंगा, तो ऐसा वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है. समझ पा रहे बात को? तो विदाउट एनी प्रेशर वो लिखेगा, विदाउट एनी फेवर ऑफ एनी किंग वो लिखेगा, निष्पक्ष हो करके, विदाउट बायस्ड. बातें समझ में आई? तो ऑथेंटिक दोनों हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं ये गलत दे रहा है ये सही दे रहा है, हम कह रहे हैं दोनों सही दे रहे हैं, लेकिन क्लोजेस्ट टू द रियलिटी फॉरेनर्स अकाउंट. बातें समझ में आई? ओके. जैसे वेनसांग जो आया तो वो चाइना से आता है और इंडिया में ट्रेवल करता है. ठीक. चाइना से आया तो वो नॉर्थ टू साउथ ऐसे आया है और साउथ से वापस नॉर्थ, इसी जिस रूट से आया उसी रूट से वापस गया. तो वेनसांग चाइना से निकला था 629 में और पहुंचा है 645 में. क्लियर है? एडी की बात हो रही है. चाइनीज ट्रेवलर है ना, जिसमें हम लोग बीच में पढ़ते हैं ना कि छत्तीसगढ़ से भी होके आया, छत्तीसगढ़ में 639 एडी में पहुंचा था ये. ओके. तो वेनसांग नॉर्थ टू साउथ जब ट्रेवल कर रहा है तो जो जो राजा जहां पर बैठे हैं उनके सबके कोर्ट में जा रहा है. वो पहले वो हर्षवर्धन के कोर्ट में गया, फिर इधर आपका ये पुलकेशिन सेकंड, एक आपका चालुक्य डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, इसमें गया वो. ठीक. फिर नीचे आपका इधर तमिलनाडु में पल्लव डायनेस्टी बैठा था, उसमें नरसिंह वर्मन, हमारे नरसिंह वर्मन फर्स्ट. ओके. तो ये अलग अलग राजा नॉर्थ टू साउथ जहां पर जिस समय बैठे हैं सबके कोर्ट में वो जा रहा है. तो हर्षवर्धन के कोर्ट में गया तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा. पुलकेशिन सेकंड में गया, पुलकेशिन सेकंड के बारे में लिख दिया. और इधर वो एडी में आया है तो वेनसांग जो है उसने पुराना भी कुछ लिखा जब उसको पता चला, तो किसका? मौर्य डायनेस्टी का. तो मौर्यों की भी इंफॉर्मेशन मिलती है वेनसांग के ट्रेवलॉग में. समझ रहे हो बात को? ठीक. तो एग्जैक्टली जो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन वो अपने बुक में लिखेगा, अपनी डायरी में. बातें समझ में आई? ठीक है. नाउ अगर तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में मोस्ट ऑथेंटिक डेटा या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस में मिलेगा? आर्कियोलॉजिकल. वाई? ये तो डायरेक्टली हमको लिख के दे रहा है ऐसा है करके, तो फिर वो क्यों? रीजन बताओ, एनीवन? बना दिया. ठीक. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो एट दैट टाइम जैसा था वैसे ही आपको एज इट इज मिल रहा है. ओके. दीज आर द सोर्सेज विच वी हैव इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. राजा ने उस इंस्क्रिप्शन में जो लिखवाया एज इट इज वो हमको मिल रहा है. उस राजा ने जो लिखवाया वो मिल रहा है हमको. अशोक ने लिखवाया मैंने 261 बीसी में कलिंग वॉर किया था, वो खुद बता रहा है इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू. वो नहीं है, उसका इंस्क्रिप्शन है. समझ पा रहे हो कि नहीं बात? तो ये ओरिजिनल जैसा है वैसा ही. ठीक है. लेकिन अगर मैं कोई बुक पकड़ लूं वो मौर्य के बारे में बता रहा है, तो ये
उस राइटर का अपना खुद का एक ओपिनियन है, उसने क्या देखा, उसने क्या समझा, वो कहीं और किसी सोर्स से लेकर के फिर अपना एक बुक लिखा होगा, हो सकता है ऐसा, है कि नहीं? लेकिन आप डायरेक्टली उस चीज को देख करके समझोगे कि हाँ ये तो ऐसा है भाई, मतलब इसका इंफॉर्मेशन ऐसा होगा। बात समझ आ रहे हो कि नहीं? ठीक। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस, क्लोजेस्ट टू द रियलिटी। आई बात समझ में? इस इज क्लियर? याद रखना है। इसलिए सबसे ज्यादा we rely on these archaeological sources for the source of information about history. Clear everyone? ठीक है? Okay. So second question का आंसर हमको मिल गया, how to know about history. So we have to know about the history about this from these sources, source of information, है कि नहीं? But my third question, how to get these sources, क्योंकि ये हमको मिलेगा तब तो इससे इंफॉर्मेशन निकालोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे तब हिस्ट्री पता चलेगी, है कि नहीं? ठीक। तो व्हाट इज हिस्ट्री पता है, हाउ टू नो अबाउट हिस्ट्री पता है, बट हाउ टू गेट दिस सोर्सेस टू नो अबाउट द हिस्ट्री, है ना? दिस इज थर्ड क्वेश्चन। सो what is the answer is the हाँ हाँ रिवर साइड में एक्सकेवेशन करो, ऐसा आप बोल रहे हो? ठीक है। एक्सकेवेशन कौन करेगा फिर? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है कि नहीं? ठीक। तो उसके लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, है ना? यस। सो टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री वी हैव टू फर्स्ट टू गेट द सोर्सेस। ओके। तो सोर्सेस बाहर निकालना, इस काम के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखें। इन द ईयर 1784 means the British government, or we can say the company rule in India. Company means East India Company. Okay, the Britishers ruled here through company and then direct rule. तो कंपनीज का जो रूल चला है वो आपका 1600 से लेकर के आपका 1857 तक चला, फिर रिवॉल्ट हुआ तो कंपनी का रूल चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, और जो ब्रिटेन की जो महारानी है वो सीधे सीधे हमारी माता रानी बन गई। डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन स्टार्टेड इन द ईयर 1858 टिल 1947, आज़ादी तक। समझ गए बात? तो 1784 का मतलब है अंडर कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल चल रहा था। सो द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड Asiatic Society of Bengal in the year 1784, and this was established by Sir William Jones. William Jones was the first director of this archaeological society, Asiatic Society of Bengal. Clear है? उस समय बंगाल was the main provincial area of company. समझ रहे हैं? There are 3 different provincial areas in India for the company. Okay. One is Bengal, then Mumbai, and then आपका Madras. These are the 3 provincial areas of East India companies to rule. Okay? तो ये जो बंगाल है, it was main province because this Mumbai and Madras were under this Bengal province. Okay? तो Asiatic Society of India, Asiatic Society of Bengal
is established by William Jones, a Britisher. ओके, उसने ये एस्टेब्लिश किया। क्यों? अंग्रेजों को क्या पड़ी है भाई, इंडिया की हिस्ट्री निकाल रहे हैं, है कि नहीं? कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो रीजन होगा। हाँ, ब्रिटिशर्स मतलब कौन? ये आपके जो ब्रिटिशर्स हैं ये आए हैं कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन बोलना मतलब कि ये देखो इधर ये वाला हिस्सा छोटू सा दिख रहा है, तो यहां इस एरिया से आए हैं अंग्रेज। कहां आ रहे हैं? ये इंडिया हमको नजर आ रहा है। तो यहां से यहां तक आना कुछ तो रीजन होगा। आज तो ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आ गया तो हमको पता है कौन सी कंट्री कहां पर है, कहां पे क्या मिल रहा है, एवरीथिंग वी हैव द इंफॉर्मेशन। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर ऐसे मतलब 7 समंदर पार करने वाली बात है ये, इतना दूर कैसे आ गए, क्यों आ गए, है ना? तो कुछ तो उनको दिखा होगा, कुछ तो स्वार्थ रहा होगा उनका, कुछ बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट का सोचा होगा, तब यहाँ पे आएंगे इतनी दूर, है कि नहीं? हाँ, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। क्या आता है? वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब उन्होंने पढ़ा तो उनको पता चला कि दिस इंडियन रीजन इज वेरी प्रॉस्परस इन एंशिएंट टाइम्स। ओके, बड़े बड़े एम्पायर यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े किंगडम यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं। सो दिस रीजन इज वेरी प्रॉस्परस, बहुत है यहाँ पर। सोने की चिड़िया जो कहते हैं ना, उस सोने की चिड़िया को पाने के लिए आ रहे थे अंग्रेज। बात समझ में आ रही? तो बोले कि चलो यहाँ पे आ गए हैं तो एक काम करते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री निकलते हैं, कहाँ पे क्या कितना खजाना है हमको पता चले, तब तो लूटेंगे सोने की चिड़िया को। बातें समझ में आ रही? ठीक। हाँ, तो ये यहाँ पर आए। दिस इज क्लियर? ठीक है। और ब्रिटिशर्स मान के चलो कि दे आर वेरी मेच्योर्ड, क्योंकि वहां पर आपका अवेयरनेस बहुत पहले ही आ चुका था। समझ रहे हैं? वो पहले ही जाग चुके थे और हम इंडिया सो ही रहे थे उस समय। हमारा जागरण तो मॉडर्न टाइम पे हुआ है, 20th सेंचुरी में। राजा राम मोहन राय ये सब जब आए तब हमारा थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आया। समझ रहे हैं बच्चा बात, है ना? ओके, लेकिन वो पहले ही जाग चुके थे। वो धर्म और कर्म की लड़ाई में उन्होंने कर्म को समझ लिया था कि भैया मेहनत करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, और हम लोग अभी तक अगरबत्ती घुमा रहे हैं। बात समझ में आ रही? धर्म और कर्म, ऐसा वाला मुद्दा था वहां पे। तो पहले ही वो मेच्योर्ड थे, ठीक है, जाग चुके थे, इसलिए यहाँ पर आए। और फिर यहाँ आए तो देखा कि भैया ये सब तो ऐसे ही हैं, रूढ़ीवादी हैं, रिजिड हैं, ओके, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, इनको आसानी से गुलाम बना सकते हैं, तो बना लिया हमको। बात समझ पा रहे हो? ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। ओके, तो इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ बाय द ब्रिटिशर्स ओनली, कि यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जानें, कहाँ पे कौन सा एम्पायर था, कहाँ पे कौन सा खजाना रखा है, सारी चीज़ों को हमको पता करना था। ऐसा, इस वजह से इसको लेकर के आए। तो ओवरऑल हिस्ट्री के फाइंडिंग्स के लिए, किसके लिए? हिस्ट्री के फाइंडिंग्स के लिए, इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश किया गया, जो कि आपका इन तीनों काइंड ऑफ सोर्सेस जो है उसको खोजना, उसको डिस्कवर करना और फिर वहां से इंफॉर्मेशन निकालना, ये उसका काम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। समझ पाए? 1784। लेकिन हमने कहा कि among this all three sources the most authentic source is archaeological sources, है ना? क्योंकि वही हमको ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, उस समय जैसा था वैसे ही अभी भी है, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मूल रूप में, तो वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन देगा हमको। तो इसलिए हमने बोला कि भाई केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए हमको एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। ओके, तो
Later on in the year 1861, 1861, Archaeological Survey of India, ASI, समझ रहे हो बच्चा? एएसआई एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1861 में, और एएसआई के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, है ना, वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। known as father of prehistoric age और father of archaeology। क्लियर है? ठीक, याद रखना है। इज इज क्लियर? बिकॉज Alexander Cunningham was the first director of ASI, so under his supervision, first time a systematic or an arranged way excavation started to find out the archaeological findings। आई बात समझ में? इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोला जाता है। समझ गया बच्चा? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। डन इतनी बातें? ठीक, याद रखेंगे, है ना? 1861 एएसआई। एएसआई का बहुत बड़ा रोल है इंडिया की हिस्ट्री के लिए। ओके, समझ पा रहे हो बच्चा? जैसे अभी लेटेस्ट का एक एग्जांपल अगर दूं, तो जो राम जन्मभूमि विवाद था, डिस्प्यूट, समझ रहे हो, उसमें आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हमको मिले थे, वो था बिगेस्ट प्रूफ इन द कोर्ट। समझ रहे हो? हाँ, बीबी लाल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने यहाँ का एक्सकवेशन किया था, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, दैट प्रूफ, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, तब जाकर के वो उसका विवाद जो है, डिस्प्यूट जो है, वो जो है रिजॉल्व हो पाया, डिसीजन हो पाया फिर कोर्ट में, कई सालों से जो चल रहा था। समझ रहे बात? हाँ, तो ये कंट्रीब्यूशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इज इज क्लियर? ठीक। सो वी हैव दिस टू इंस्टीट्यूशन प्रेजेंटली, केवल ये है आपका, मान के चले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका काम टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेस। सो फर्स्ट डिस्कवर द सोर्सेस एंड देन गैदर द इंफॉर्मेशन। आई बस, फिर वो रिपोर्ट बनाओ, उसको पब्लिश करो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट हिस्ट्री में कुछ चेंज आएगा या हिस्ट्री में कुछ ऐड होगा, इस तरीके से। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई। पॉइंट नंबर 1 कि हिस्ट्री क्या है, कंटिन्यूटी विद द चेंज। ठीक है, चेंज, तो जैसे कि चेंज का मतलब ये हो गया ना कि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री अगर मैं बोलूँ एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में, है ना, तो हिस्ट्री में हम यही देखते हैं कि पहले इकोनॉमिकल क्या कंडीशन थी, ठीक, एंड व्हाट आर द चेंजेस इन इकोनॉमिकल वे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, वही तो पढ़ते हो। ठीक है, फिर पहले क्या पॉलिटिकल था कंडीशन, अभी क्या चेंज आ गया उसमें, रिलीजियस क्या चेंज आया, यही सब तो पढ़ते हो हिस्ट्री में। क्योंकि इन एवरी सिविलाइजेशन या कोई भी डायनेस्टिक बारे में भी पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे क्या उनका इकोनॉमिकल कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, ये सब तो पढ़ते हो ना, तो वही तो हिस्ट्री है। आई बात समझ में? तो हिस्ट्री का मतलब हो गया कि इन कंडीशंस को स्टडी करना। क्लियर? सो स्टडी ऑफ डिफरेंट चेंजेस, द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द कंटिन्यूटी विद द चेंज, यही है आपका हिस्ट्री। बातें समझ में आई? ओके, ठीक। फिर हिस्ट्री को जानने के लिए 3 सोर्सेज हैं हमारे पास, और उसके बाद फिर ये 2 सोसाइटीज, जिसमें से एक आपका करंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। बातें समझ में आ गई? ठीक है,
गूगल मत करना, गूगल करोगे तो 1862 मिलेगा। ठीक, आंसर इसका 1861 है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखना है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, सिंघम या कनिंघम, क्लियर? ठीक है ना, सिंघम बोले तो बाप है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा कनिंघम, किसका बाप? आर्कियोलॉजिकल का। बातें समझ में आ रही है? ठीक, ऐसे याद रखना है। चलिए, ओके, नाउ यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ चुकी हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इसको समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, ओके। देखिए कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है हिस्ट्री को डिवाइड जिसमें किया गया हो। ओके, जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन इन अ सिक्वेंशियल मोड कि पहले क्या हुआ अब क्या हुआ। देयर आर डिफरेंट बेसिस टू क्लासिफाई द हिस्ट्री एक्चुअली। ओके, सो एक बेस है, जो बेस का बेस है बोल सकते हो, वो है रिटन एविडेंस, कि कौन से टाइम पीरियड का रिटन एविडेंस हमारे पास है या नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंसेस वी हैव क्लासिफाई द हिस्ट्री इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। हाउ मेनी? 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, तो ये जो हिस्ट्री है, अब शुरुआत हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बर्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखें, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेड ऑन अर्थ ड्यूरिंग आइस एज। कौन सा एज? और इट इज ऑल्सो नोन एज प्लिस्टोसिन एज। ओके, as per the construction of different topography on earth, है ना, कि कभी कोई माउंटेन बना, कोई नया रॉक सिस्टम जो बना, कहीं समुद्र बन गए, कहीं पे लैंड मास बन गया, ओके, है ना, कहीं पे माउंटेन आ गया नीचे से अचानक ऊपर, जो भी चीजें हुई ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ठीक, ज्वालामुखी हो, अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, ठीक, उसके बेस पर अलग अलग एजेस में बांटा गया है कि कब क्या बना है उसके हिसाब से। ओके, तो प्लिस्टोसिन एज वो एज है एक्चुअली, वो टाइम पीरियड है अर्थ का व्हेन दिस अर्थ वाज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस। एक मोटी परत पूरे अर्थ को जो है कवर करके रखी हुई थी, आइस एज, समझ रहे? सो ड्यूरिंग दैट आइस एज मीन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑन अर्थ वाज वेरी लो, उस समय ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, ऐसा मानते हैं। आई बात समझ में, है ना? तो ये आइस एज हो गया। लेकिन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंस दैट पीरियड। हमको तो बहुत बाद में उसके कुछ एविडेंसेस मिले, समझ पा रहे हो बात को? ठीक, तो धीरे धीरे आइस मेल्ट हुआ। जब वो आइस मेल्ट हुआ तो फिर अंदर की जो टोपोग्राफी है वो सब हमको नजर आई, स्टोन्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब नजर आए। समझ पाए कि नहीं बात को? ठीक है, तो जब वो स्टोन्स नजर आए तो वो जो स्टोन एज चालू हुआ, क्या चालू हुआ? स्टोन एज। वहां से आपका बेसिक हिस्ट्री का हम टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं कि वो एक टाइम पीरियड था, वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलनी चालू हुई है। ओके, तो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फ्रॉम आइस एज से, लेकिन हम हिस्ट्री की शुरुआत कहां से करेंगे? जहां से हमको फर्स्ट एविडेंस मिला, किसी भी फॉर्म में हो। समझ रहे बच्चे बात को? ठीक, तो वो जो क्लासिफिकेशन है ना, वो यहां से स्टार्ट होता है। अब समझेंगे इन चीजों को, अच्छे से समझ लीजिए प्यार से, ठीक है? देखिए, अब यहां पर आपका देखें, पहला जो आपका आता है टाइम पीरियड, उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहते हैं बच्चा? प्री हिस्टोरिक
age. ठीक. Number two we have is the proto-historic age. What is this? Proto-historic age. And then number three is what? Is a historic age. Historic age. Clear everyone? Okay. Now what are these classifications? How these are classified actually? So prehistoric age means that era from the first evidence of human being till the time period जहां से जहां तक का हमारे पास रिटन एविडेंस है ही नहीं. Okay, we don't have any written information, written evidences of that particular time period. That time period is known as prehistoric age. Clear? तो चूंकि रिटन एविडेंस नहीं है तो फिर उस टाइम पीरियड का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है कि नहीं, जो हमको एक्सकेवेशन से मिल रहा है, या फिर कोई स्टोन टूल मिल गया, स्टोन से बना हुआ कुछ मिल गया, या फिर केव पेंटिंग्स, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बना देते थे. ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस टाइम पीरियड का, लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं है, कुछ लिखा हुआ हमको नहीं मिला है. ओके, मींस वी आर नॉट फैमिलियर with the font and script of that time era. समझ पा रहे बात को? हमको नहीं पता उन लोग क्या बोलते थे, क्या लिखते थे, हमको नहीं पता. और क्या लिखते थे हमको नहीं पता, क्योंकि रिटन एविडेंस नहीं मिला है. मतलब सीधा सा हम मान के चल सकते हैं कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, सब अब्बा डब्बा जब्बा. आई वाज, ये आपका प्री हिस्टोरिक एज हो गया. बातें समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ठीक. तो द टाइम पीरियड फ्रॉम वेयर वी फाउंड द फर्स्ट एविडेंस टिल द एरा जब तक का हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, नो रिटन एविडेंस अवेलेबल ऑफ दैट टाइम एरा, मीन्स वी आर नॉट फैमिलियर with the font and script. कौन सी भाषा में वो बोलते थे, कैसे वो लिखते थे, वी आर नॉट फैमिलियर, अज्ञात है, अननोन है. आई बात समझ में? दिस आर ऑल अननोन. तो इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज. बातें समझ में आई? ठीक. ओके, फिर आगे बढ़ो. अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके इंटेलेक्चुअल में चेंज आया, ह्यूमन एनाटॉमी में चेंज आया. समझ रहे बात को? ठीक. हम लोग कहते हैं ना जनरेशन बाय जनरेशन आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, बोलते हैं. हाँ, मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है. ओके, तो धीरे से फिर हो सकता है उसने लिखना पढ़ना सीख लिया होगा. क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि एक टाइम पीरियड हमको दिखता है जहां से हमको रिटन एविडेंसेस हमको मिलते हैं. वी हैव द रिटन एविडेंस अवेलेबल. क्लियर? बट इनिशियल जो रिटन एविडेंसेस हमारे पास हैं, वी आर नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट एबल टू डिकोड दैट रिटन एविडेंस. क्या लिखा है वो लिखने वाला जाने, जो नहीं है. आई बात समझ में आ रही है ना? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है. रिटन एविडेंस तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या है. We are
not able to understand, we are not able to decode that information कि क्या information लिखा है. आई बात समझ में? तो वो जो स्टार्टिंग का जो फेस है कि रिटर्न एविडेंस है बट वी कांट रीड एंड गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, तो वो जो है आपका प्रोटो हिस्टोरिक है. बातें समझ में आ रही? ठीक है. हाँ, याद रखना, मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, लेकिन रिटर्न एविडेंस है, तो ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक हो गया. यू आर नॉट एबल टू रीड, यू आर नॉट एबल टू गेट इट. ओके, ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक. लेकिन फिर एक और फेज यहां पे आता है जहां से जो रिटर्न एविडेंस हमको मिल रहे हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं. ओके, तो वो जो फर्स्ट एविडेंस हमको मिला वहां से लेकर के टिल नाउ क्या हो गया? आवाज चली गई? हेलो, ठीक, इसको कंप्लीट करता हूं बेटा, है ना, फिर देखते हैं उसको टेक्निकली क्या है. नोट कर लेना तब तक आप. ओके, तो हिस्टोरिक एज मींस दैट टाइम पीरियड जहां से हमको वो रिटन एविडेंस मिले जिसको हम पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं. तो वहां से लेकर के टिल आज इस वक्त इस सेकंड तक ये पूरा का पूरा आपका हिस्टोरिक एज कहलाता है. बात समझ पाए? ठीक, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको समझा भी जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है? हिस्टोरिक एज कहलाता है. समझ पा रहे बात? याद रखो. ओके, वो हिस्टोरिक एज डन. याद है? तो ये प्रेजेंट तक आ गए हम लोग, एट प्रेजेंट. ओके, अब यहां से चलो वापस लेके जाता हूं. वापस ये जो फर्स्ट एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट एविडेंस क्या है जिसको पढ़ा गया, समझा गया? तो वो है वेद. क्या है? वेद. समझ गए? द मोस्ट एंशिएंट बुक, द मोस्ट एंशिएंट राइटिंग और कंपोजिशन in written form of the world are the Vedas. Clear? So when these Vedas are created, that particular age or era is known as Vedic age. क्या कहते हैं? Vedic age. Okay? So this historic age is actually started from Vedic age. Vedic age to till now present. ये हिस्टोरिक एज है. समझ रहे हो? और ये जो पर्टिकुलर वैदिक एज है, दिस वैदिक एज इज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 1500 टू 600 एडी. सॉरी, बीसी. ओके, 1500 बीसी से वो स्टार्ट हुआ है वैदिक एज. कब तक चला? 600 बीसी तक. क्लियर है? और फिर 600 बीसी से आगे जाओगे वैदिक एज से, तो वो सब आएंगे, राजा महाराजा, ये काल वो काल, समझे ना बात? ये सब आएंगे. प्रेजेंट तक आओगे भारत को आजाद करने के बाद. ये तुम्हारा हिस्टोरिक एज है बेटा. क्लियर? देन नेक्स्ट प्रोटो हिस्टोरिक एज. अब वैदिक एज से पहले चलो. वैदिक एज से पहले मतलब 1500 बीसी से पहले. फॉर अराउंड 1500 years prior to this Vedic age, between 3000 to 1500 BC, there was Indus Valley civilization in India.
सो दिस इज द सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं, बट वी आर नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट रिटन एविडेंसेस। तो जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चला, यही आपका क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है। बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक। एंड देन बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिफोर, फ्रॉम द फर्स्ट एविडेंस टिल द स्टार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है आपका स्टोन एज। क्या है बच्चा? स्टोन एज। क्लियर? व्हाई दिस इज नोन एज स्टोन एज? नंबर वन ये कि वी डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस, so whatever archaeological findings of this era we have for the information of the history, for the information of this time period, is only the stones, the paintings on the stones, paintings on the caves, stone के tools, okay, ये stone age है। क्लियर है? और stone के tools क्यों मिल रहे हैं? Because the human being was dependent totally on the stones to survive, actually to survive। आई बात समझ में? कैसे सर्वाइवल के लिए वो स्टोन पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं पूरा? पक्का? ठीक है, हाँ, तो अब नोट कर लो जो आपको नोट करना है। ये नोट कर लिए पहले का? हो गया? हेलो हेलो हेलो, साउंड लो आ रहा है अभी भी? अच्छा, ओके, कंटिन्यू लो नहीं है ना? ओके, डन? बढ़े आगे? नाउ ये जो स्टोन एज आप देख रहे हैं, ठीक है, एज पर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब यहां पर जो है हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके लिए एक बेस मैं बना रहा हूं इंडियन हिस्ट्री में जाके। ठीक है, देखें, जो स्टोन एज हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, तो प्री हिस्टोरिक एज
जिसके अंदर आपका स्टोन एज आता है, अगर हम इसको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिसाब से देखें, सो वी हैव डिवाइडेड दिस स्टोन एज इन 3 डिफरेंट फेजेस. ओके, नंबर 1 is known as Paleolithic age. Okay, then we have this Mesolithic age, and then we have is Neolithic age. Okay, this is called पूर्व पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल है, और ये तुम्हारा उत्तर पाषाण काल, पोस्ट आपका दैट इज न्योलिथिक एज. क्लियर? सॉरी, नव पाषाण काल इसको कहते हैं हिंदी में. ओके, तो ये एज पर इंडियन हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के हिसाब से. सीजी हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाओगे तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, फिर एक तुम्हारा आता है पोस्ट पैलियोलिथिक, उत्तर पाषाण काल. ओके, वो पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक, फिर पोस्ट पैलियोलिथिक, उसके बाद फिर नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज आता है. वो सीजी हिस्ट्री के हिसाब से 4 क्लासिफाई करोगे और इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से 3 मेनली. ठीक है, अब ये क्या है इसको शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सीजी हिस्ट्री के इसमें जाएंगे. ठीक, देखो स्टोन एज एक्चुअल में हम कहते क्यों हैं इसको, प्री हिस्टोरिक एज को, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए हमारा जो ह्यूमन बींग है, अगर उसके बारे में बात करें तो इनिशियली जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर था और आज जो हम देख रहे हैं हमारा और आपका जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसा पहले नहीं था. समझ रहे हो? ठीक, पहले वो जो ह्यूमन बींग है वो क्या होता था कि ऐसे झुक करके रहता था, झुक करके चलता था वो पूरा ऐसे. ठीक है, इधर एक कुबड़ हुआ करती थी ऐसे, समझ बात है, पुष्पा स्टाइल में ऐसे चलता था वो. ओके, तो ये झुक के चलने वाला मानव, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ऐसे चेंज हुआ, सीधा होके चलने लगा. आई बस वन. तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आते हैं, समझ रहे बात? ओके, तो झुककर चलने वाला जो ह्यूमन बीइंग है वो होमो इरेक्टस कहलाता था. क्या कहलाता था? होमो इरेक्टस. समझ रहे? और सीधा होकर के चलने वाला वो होमो सेपियंस, साइंटिफिक नेम. ओके, है ना? तो इनिशियली दिस इज द स्टोरी फ्रॉम होमो इरेक्टस टू कन्वर्ट इनटू द होमो सेपियंस. समझ रहे बात? ठीक, तो इनिशियली एक तो वो जंगलों में भटकता था, नोमैड लाइफ स्टाइल थी उसकी बंजारे की. ओके, इन सर्च ऑफ फूड, जहां खाना मिल गया वहां जाओ, ऐसा वाला सिस्टम था. कोई घर नहीं उसका, जंगलों में रहना. तो इनिशियली टू सरवाइव और फॉर द गैदरिंग ऑफ फूड वो हंटिंग करता था. क्या करता था? एंड फॉर हंटिंग उसको चाहिए क्या? कोई टूल चाहिए कि नहीं, है ना, हंटिंग करने के लिए. तो वो स्टोन का यूज करता था फॉर हंटिंग पर्पस. तो इनिशियली ही स्टार्टेड टू यूज स्टोन्स लाइक दिस, बिग स्टोन्स. ओके, बिग स्टोन्स. एज इट इज, जैसा स्टोन है वैसा ही वो यूज करता था. ओके, तो वो क्या है? वो पैलियोलिथिक एज, स्टार्टिंग फेज. ही यूज द स्टोन्स फॉर हंटिंग पर्पस एज इट इज,
जैसा है वैसा ही। क्लियर है? लेकिन इससे उसको दिक्कत आने लगी। कैसे? इतना बड़ा पत्थर जब तक वो उठा रहा है तो जो छोटे एनिमल्स हैं वो तो भाग जा रहे हैं, बड़े एनिमल्स को फर्क नहीं पड़ना। ठीक, इतना बड़ा पत्थर, बड़ा दिक्कत हो रहा था, ना लंच का ठिकाना ना डिनर का, प्रॉब्लम, जोमेटो भी नहीं था। ठीक, तो क्या करे? तो उसका जो पैदल दिमाग था थोड़ा काम करना चालू किया। ओके, कि मैं स्टोन्स को कार्विंग करके, काट के, तराश के टूल जैसा बना दूं, तेज धार कर दूं, तो आसानी से हंटिंग कर पाऊंगा। ये चीज उसको सोचने में लाखों साल लगे हैं, हजारों लाखों साल। समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूं कि इन तीनों में सबसे लॉन्ग जो फेस रहा वो पैलियोलिथिक एज का ही रहा। समझ रहे हो? क्योंकि इनिशियली क्या था ना, इनिशियली ह्यूमन बीइंग मान के चलो कि ब्रेन तो था बट विदाउट ब्रेन था। क्लियर है? मीन्स देयर इज नो डिफरेंस इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। कोई डिफरेंस नहीं था। जानवर जैसा करते थे वैसे वो भी करता था, है ना? अभी जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है ना, कि हमारे पास ब्रेन है, हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस तो यही है। ओके, कि हमारे पास ब्रेन है, जानवर के पास नहीं है, ऐसा वाला। तो इनिशियली देयर वाज नो डिफरेंस इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो देखता था जानवर कैसे कर रहे हैं तो वैसे वो भी करता था, वही जानवरों के जैसे, है ना? जानवर 4 पैर में चल रहा है ना, वैसे वो भी चलता था अपने दोनों हाथ दोनों पैर का यूज करके। इसलिए हमने कहा झुक के चलता था ऐसे करके। समझ पा रहे हो बात? देयर वाज नो डिफरेंस। ओके, तो जैसे जानवर दूसरे जानवर को मार के शिकार कर रहा है, वैसे ही खा रहा है जैसा मारा कच्चा, वैसे ये भी करता था। मारो, हंटिंग करो, खा लो, वैसे ही जैसा है कच्चा ही खा लो। बातें समझ में आ रही? ओके, हाँ। तो इनिशियली यूज्ड दिस big stones as it is, but later on after carving, sharpening the stones, he made tools, stone tools. Okay, तो जब उसने स्मॉल स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट किए, यूज करना चालू किया, वो जो टाइम पीरियड था उसको मेसोलिथिक एज बोला जाता है। समझ रहे बात को? एंड दैट स्मॉल टूल्स, स्टोन टूल्स वर नोन एज माइक्रोलिथ। क्या कहते हैं? हाँ, लिथ का मतलब होता है स्टोन टूल्स, माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स। ओके, तो उसने औजार बनाने चालू किए, टूल्स बनाने चालू किए, पत्थरों को ऐसे काट के, तराश के, ऐसा। समझ रहे हो? ये देखो, ये लाइक हंटिंग करने के लिए, मारने के लिए, है ना, मांस को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, ऐसा सब बनाना चालू किया। ओके, तो दीज आर द स्मॉल स्टोन टूल्स। पत्थर अभी अभी हंटिंग करके आया है। ओके, ठीक, तो ये इसने बनाए। क्लियर? क्लियर है बच्चा? इसको कहते हैं माइक्रोलिथ। एंड व्हेन, जब से जब तक उसने माइक्रोलिथ यूज किया, दैट इज मेसोलिथिक एज। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? स्मॉल स्टोन टूल्स, डन। तो थोड़ा सा आसान हो गया उसका लाइफ ऑफ, इजीली हंटिंग कर पा रहा है, थोड़ा लंच डिनर सब प्रॉपर कर पा रहा है अभी। लाइफ थोड़ी इजी हो गई है, खाने के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। अब उसके लाइफ में और चेंज आएगा। इजी होने के साथ साथ लाइफ जो अनस्टेबल है वो इसमें स्टेबिलिटी आएगी। एक ऐसा फेज आया
जहां पर उसने कुछ ऐसी नई चीजें पता करी जो उसके लाइफ को एक परमानेंट लाइफ स्टाइल में चेंज करने वाला था। ओके, और वो क्या था? तो एक बार ये हुआ कि वो जो आदि मानव था, मंगू नाम था उसका, क्या नाम था, मंगू, ठीक। तो उसने एक बार हंटिंग किया। तो हंटिंग में उस समय ऑफर चल रहा था 1 बाई 1, ठीक, बाई 1 गेट 1 वाला। तो 2 जानवर को दौड़ाया, एक को उसने हंटिंग किया तो कोई स्टोन टूल से, तो एक मर गया होगा, ठीक, शिकार मिल गया, और दूसरा जो है घायल हो गया, तो भाग नहीं पाया। तो बोले कि इसको भी मैं अपने साथ में लेके चलता हूँ, नहीं तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको बाद में खाऊंगा, इसको अभी खाऊंगा। समझ रहे बात को? तो जब जो सेकंड वन है उसको अपने पास रखा, अपने पास रखा तो कुछ ऐसे रखेगा ना कि भाग भाग मत पाए, वो घायल भले तो भाग सकता था वो। तो उसने ऐसे सर्कल एक बना दिया, या पत्थरों का एक घेरा लगा दिया, स्लैक ऑफ स्टोन्स, ताकि वो भाग भाग मत सके। समझ रहे बात को? ठीक, ओके। थोड़ी देर बाद देखा कि वो जो छोटा एनिमल था वो यहाँ वहाँ थोड़ा भटक रहा है। उसके दिमाग में आया, जैसे मैं यहाँ वहाँ भटकता हूँ तो क्यों भटकता हूँ? भूख लगती है, खाने की तलाश में। इसको भी भूख लग रहा होगा, इसको खाना नहीं दूंगा तो भी मर जाएगा, और मेरा तो पेट भरा, अभी मुझे खाना नहीं है, बाद में मार के खाऊंगा। समझ रहे बात को? तो उसने ला करके उसको कुछ, है ना, दिया होगा खाने के लिए, हरी भरी घास फूस जो भी है, ओके। तो खाया होगा, और उसने ये भी देखा कि जब उसके पास वो खाना लेके गया तो वो एनिमल खुद उसके पास आ गया। समझ रहे बात को? तो उसके दिमाग में आया होगा, यार ये एनिमल्स को तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, अभी तक मैं उसके पीछे पीछे जाता था, अभी वो खुद आ गया मेरे पास, ऐसा करके। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली होगी ना, समझे कि बात को? ठीक। लेकिन फिर बोले कि इसको खिलाने के लिए मैं खाना लेके आया हूँ, अब इसको खाना देने के लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, उससे अच्छा तो मैं खुद इसको मार के खा सकता हूँ, है कि नहीं? तो उसने बोला कि अब इसको खाना देने के लिए मुझे कुछ उगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले धीरे से उसने प्लांट उगाने चालू किया, प्लांटेशन किया। फिर धीरे से उसको कोई बीज बीज मिला होगा तो उसने फिर फार्मिंग स्टार्ट किया। फार्मिंग स्टार्ट किया मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वो जानवर को अपने पास रखा था, कुछ खिलाने के लिए दिया, वो उसके पास आया, मतलब इस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई। समझ पा रहे बात को? ठीक है। तो ऐसे एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हुई होगी, क्लियर। एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया, फार्मिंग कर रहा है वो, खेती किसानी कर रहा है, अनाज उगा रहा है वो। कितना बड़ा चेंज है! एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ और द एलिमेंट ऑफ परमानेंट लाइफ स्टाइल। एक जगह रहो, उगाओ, खाओ। बात समझ आ रही कि नहीं? भटकने की जरूरत नहीं। क्लियर हो पा रहा है? तो बढ़िया ऐसे उगा उगा के अब खाने लगा। फिर रात के डिनर विनर के बाद मंगू अपना जो है नदी किनारे बैठा रहा, अपने जमाने कोई गाना वाना गुनगुना रहा होगा, तारा वारा देखते, ठीक, नदिया के तीर रे, ऐसा करके है। उसके हाथ में कोई पत्थर आया, पत्थर, स्टोन, ठीक है। तो पत्थर ऐसे ऐसे फेंक रहा था नदी में, एक आध पत्थर वहीं नीचे गिरा होगा, दूसरे पत्थर से टकराया, रात का टाइम था, तो कुछ निकला उधर से चमकता हुआ ऐसे। समझ रहे हो? तो पहले तो वो डर गया, बोले क्या है ये अचानक भयानक मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर थोड़ा हिम्मत किया, अब जिज्ञासु था, है कि नहीं, तभी तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं हम लोग, इतना सब डिस्कवर कर पाए हैं हम लोग, है कि नहीं? क्यूरियस है तभी तो है ना। तो वो पत्थर को लाया, उसने फिर से रब किया, ठीक, फिर से वैसा कुछ निकला चमकता हुआ, ठीक है। रब किया, एकदम से भाग गया थोड़ा वहां से, लेकिन वहां पे कुछ सूखी घास फूस रही होगी, वहां से अचानक कुछ येलो ऑरेंज रेड टाइप का निकलने लगा, वो ऐसे टकरा के वहां से जो निकला, तो ठीक। तो बोले यार ये तो मैं देखा हूं इसको कहीं, इसको देखा हूं कहीं। बोले ये तो आग है। क्या है? आग, फायर, है ना, क्योंकि आइस एज जब खत्म हुआ, तो खत्म कैसे होगा आइस एज? टेम्परेचर जब बढ़ता रहेगा तब ना, ठीक।
तो टेम्परेचर बढ़ता चला गया, आइस एज खत्म हुआ, इधर स्टोन एज चालू हुआ क्योंकि स्टोन्स दिखने चालू हुए। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जंगलों में ऐसे आग लग जाती है, लगती है कि नहीं? तो आग उसने बहुत पहले देखा था, बट हाउ टू प्रोड्यूस द फायर वो नहीं जानता था। आई बात समझ में? तो अब वो फायर के बारे में भी जान गया। समझ पा रहे बात? एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फायर। समझ लो, द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ दिस स्टोन एरा, स्टोन एज, वो आ गया। अब लाइफ नोमिड लाइफ स्टाइल थी, बंजारों की लाइफ स्टाइल थी, खाना बदोश जिंदगी थी, इन द गैदरिंग ऑफ फूड, वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, भटक रहा है जंगल में। अब वो एग्रीकल्चर आ गया है, परमानेंट लाइफ स्टाइल में उसकी लाइफ स्टाइल कन्वर्ट हो चुकी है। समझ रहे हो बात को? ठीक, लाइफ और इजी हो गई। कैसे? एग्रीकल्चर किया, जब फार्मिंग किया तो उसने देखा कि अनाज को यहाँ से वहाँ लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सो दैट ह्यूमन बीइंग इन्वेंटेड व्हील्स। क्या इन्वेंट कर लिया? व्हील्स इन्वेंट कर लिए उसने। बताओ, आज पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर उसी एक व्हील पे टिका हुआ है। समझ रहे हैं? वो इधर आया, इधर। बातें समझ में आ रही? हाँ, तो लाइफ इज नाउ वेरी इजी एंड स्टेबल फॉर हिम। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। तो नियोलिथिक एज इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ दिस स्टोन एज। जब उसने क्या? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वो सीख गया है। नंबर 2, फार्मिंग कर रहा है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है। नंबर 3, फायर प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस फायर वो जान चुका है। ठीक, इन्वेंटेड व्हील्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? ओके। तो अब तक वो जानवरों जैसा ही बिहेव करता था, सेम बिहेवियर। क्लियर है? वैसे भी हम लोग सोशल एनिमल है, अभी भी बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक, हाँ। तो दैट एनिमल और ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो डिफरेंस अर्लियर, लेकिन अब उसमें चेंज आते गया इस तरीके से। बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक। अब ये तो हो गई बात स्टोन एज की। तो स्टोन एज में कहां से क्या मिला है वही सब पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो कि एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का कहां से क्या एविडेंस मिला है, वो सब पढ़ते हो आप। बेसिकली छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ेंगे कहां से कौन सा क्यों पेंटिंग मिला है, कहां से कौन से स्टोन टूल्स मिल गए हैं। आई बात समझ में? ठीक, कौन से स्टोन एज के कौन से प्लेसेस हैं, ये सब हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेट करेंगे। ओके। तो क्या है ना कि मेन जो इवेंट है वो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। ओके। और उसको देखते हुए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास लिख दिया। बातें समझ में आई? ठीक है, तो वही हमको पढ़ना है। बातें समझ में आई है ना? और एक और चीज, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है तो पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। समझ रहे बात? ठीक, खाली पढ़ो, ये फैक्ट है याद करो, ऐसा वाला। क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं जानना उसमें, वो इतिहासकार को खुद नहीं पता है जो लिखा है। समझ रहे हो बच्चा? ठीक, हाँ। तो पीएससी क्या आंसर लेता है, कैसे है, क्या है, वही सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। इज दिस क्लियर? ठीक, हाँ, याद रखना। अब देखो, ड्यूरिंग दिस स्टोन एज ये जंगलों में रहता था, तो इनिशियली दे हैव द होल फॉरेस्ट इज द रेसिडेंस, वी कैन से। क्लियर है? लेकिन जैसे अब वो एग्रीकल्चर सीखा तो उसको इरिगेशन करना है, तो वाटर के इंपॉर्टेंस को समझेगा, है कि नहीं भाई, कि वाटर उसकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। तो धीरे से वो नदियों के किनारे रहना चालू करेगा। ओके। अच्छा, इनिशियली वो जंगल में रहता था, देन जंगलों में वो कैसे रहता था, तो पहले तो कोई ठौर ठिकाना नहीं, लेकिन धीरे से वो क्या किया, देखा कि मैं काम करता हूँ, मैं रहता हूँ कहाँ, केव्स के अंदर, एनिमल्स केव में रहते हैं, सेफ है बड़ा, ऐसे करके। लेकिन फिर दिक्कत आई, एक आध जगह ऐसा क्यों मिल गया होगा जिसमें 1 एग्जिट 1 एंट्री रहा हो। ठीक, एक बार अंदर घुस गया, उसके पीछे पीछे कोई एनिमल घुस गया, तो फिर तो गया, या तो वो एनिमल। समझ पा रहे बात का? बोले यार ये सेफ नहीं है, घर चेंज करूंगा, ऐसे करके। तो फिर उसने क्या किया, उसने गड्ढा बनाया, पीट।
ठीक है ना, ट्रफ जिसको बोलते हैं। तो ट्रफ हाउसेस में रहने लगा, जमीन में गड्ढा कर देना, ऊपर से ऐसे पेड़ पौधों से पत्तियों से ढक दो, टहनियों से, ठीक, वहां रहो, ऐसा वाला। फिर बोले यार बड़ा दिक्कत है ऊपर नीचे आने जाने में, ठीक, छत भी परमानेंट नहीं है, कम से कम छत तो ठीक होना चाहिए, फिक्स वाला, ऐसा वाला, बड़ा दिक्कत आया। तो कुछ समय उसमें गुजारा, फिर इसको अगला घर मिला कहाँ पे, रिवर साइड में। रिवर साइड गया तो मिट्टी भी मिल गई, मिट्टी मिल गई तो ब्रिक बनाया, ब्रिक मिल गया तो ब्रिक बना के फिर उसके बाद घर बनाया, तो ब्रिक्स के मकान में वो रहने लगा। आई बात समझ? अब वो एक मकान नहीं कई मकान बनाएगा, कई मकान बन गए मतलब बस्ती बन गई, बस्ती बन गई मतलब शहर बन गया, शहर बन गया मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया, शहरी सभ्यता। बातें समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ठीक, हाँ। तो ये आपका जहां नियोलिथिक एज खत्म होता है, वहां से फिर उधर स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, द अर्बन सिविलाइजेशन। क्लियर है? एक्चुअल में ये जो स्टोन एज है कोई सिविलाइजेशन नहीं है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर लोग आपस में मिलके रहते हो। क्लियर है? यहां पर वो सब भटक रहा है, वो अपना खुद की जिंदगी जी रहा है, वो खुद के लिए जी रहा है। बातें समझ आ रही? तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कंसीडर करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया। वो सभ्यता की शुरुआत वहां से होती है। बातें समझ पाए? क्लियर है? ठीक, ओके। तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको आज बताया है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक, अब ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स एंड देन वी विल गो फॉर द सीजी हिस्ट्री। सीजी हिस्ट्री का ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टोन एज से स्टार्ट करना है। बातें समझ में आ गई?